बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति की। इस नई रणनीति के तहत राहुल गांधी को अमेठी के बदले रायबरेली की लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया। लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड के साथ ही अमेठी या रायबरेली से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, मगर आज इन तमाम कयासों पर विराम लग गया और कांग्रेस पार्टी ने राहुल के लिए अमेठी की जगह रायबरेली सीट को ज्यादा सटीक माना। आखिर क्या है राहुल को रायबरेली में उतारने की रणनीति, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हाथ में रायबरेली सीट का नामांकन पत्र, साथ में मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी ने रायबरेली से जब लोकसभा की जंग का नया आगाज किया तो परिवार के साथ साथ पार्टी प्रमुख भी मौजूद रहे और बाहर राहुल के समर्थन में मौजूद थी रायबरेली की सैकड़ों आवाम और हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जो अपने नेता के स्वागत के लिए पलकें बिछाए खड़े थे। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी की मानता। ये देखिए राहुल गांधी आ रहे हैं और पीछे अशोक गहलोत की गाड़ी है जो खड़ी है और राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो उनको देखकर इंतजार कर रहे हैं। अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे राहुल के लिए जनता और कार्यकर्ता रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने बेहद सोच समझकर एक रणनीति के तहत राहुल के लिए रायबरेली की सीट चुनी है। एक तो रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, दूसरा रायबरेली से राहुल का भी भावनात्मक जुड़ाव है, साथ ही अमेठी के मुकाबले रायबरेली ज्यादा सुरक्षित है। लिहाजा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी राहुल के रायबरेली की जंग जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि बीजेपी को जरूर राहुल की जीत पर शक है। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हर रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार और रायबरेली का रिश्ता बेहद पुराना और खास है, क्योंकि 1971 के बाद रायबरेली से सिर्फ 3 बार कांग्रेस की हार हुई है। रायबरेली से 2 बार इंदिरा गांधी भी चुनाव जीती और सोनिया गांधी भी 4 बार सांसद रही हैं। कांग्रेस पार्टी रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता बरकरार रखने पर फूले नहीं समा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे गांधी फैमिली का अंतिम किला बता रही है। रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय रिश्ता रहा है और किसी भी सुख दुख में गांधी परिवार वहां पर खड़ा रहा है। निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ता और जनमानस काफी उत्साहित है। बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, मगर फिलहाल रायबरेली में उत्सव जैसा माहौल है। राहुल के नामांकन के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में हवन और पूजा पाठ हुआ तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश दिखा। अब देखना होगा कि ये जोश और जज्बात मतदान के दिन कितना असर दिखाते हैं और क्या कांग्रेस अपनी पुश्तैनी सीट बचा पाने में कामयाब हो पाती है। रायबरेली से नीतीश पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। तो गांधी परिवार के लिए रायबरेली पुश्तैनी सीट जरूर है, मगर यहां भी बीजेपी ने राहुल को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आपको यह बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा है तो बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए। दिनेश प्रताप सिंह ने भी आज ही रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। ये कांग्रेस के गढ़ में गांधी परिवार से उनकी दूसरी टक्कर होगी। इससे पहले 2019 में भी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को इसी सीट से चुनौती दी थी और उन्हें करीब 4 लाख वोट मिले थे। यानी रायबरेली में भी मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। राहुल ने अमेठी के मुकाबले रायबरेली को तरजीह दी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी यहीं से प्रधानमंत्री बनी और सोनिया गांधी भी 20 साल तक रायबरेली से ही सांसद रही। मगर पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट जरूर देखी जा रही है, जबकि बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसको जरा समझिए, हम आपको बताते हैं। 2009 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहां था 72% वोट कांग्रेस को पड़ा था और 2014 में यह घटकर 63% हो गया।
और 2019 में ये थोड़ा सा और घटा और 55% पर आ गया, जबकि 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 16-21 से बढ़कर पहुंच गया 38 पर। और यह बता रहा है कि बीजेपी का वोट धीरे धीरे बढ़ा है और कांग्रेस का वोट धीरे धीरे घटा है। यानी इसको केक वॉक मानकर राहुल गांधी ना चले, यहां भी मुश्किल हो सकती है। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर राहुल को गांधी परिवार की परंपरागत सीट क्यों छोड़नी पड़ी? क्या राहुल अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बनते तो क्या होता? क्या वो कांग्रेस के गिरते हुए वोट ग्राफ से परेशान थे, या फिर सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने पर इस सीट से उन्हें ज्यादा भावनात्मक लगाव था? कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह जानने के लिए हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इसको आप भी देखिए। अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। उनका एक सिपाही आया है जो पिछले 40 वर्ष से यहाँ कार्यरत है और वो अच्छे से जो है स्मृति ईरानी को हराएगा। आखिरकार अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो ही गया और साथ ही खत्म हो गया अमेठी से राहुल गांधी का राजनीतिक रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी शुरुआत 20 साल पहले 2004 में हुई थी, जब मां सोनिया गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और अब राहुल गांधी ने भी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली को चुना। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी? क्या स्मृति की दावेदारी राहुल पर भारी पड़ी, या राहुल को रायबरेली ज्यादा सुरक्षित लगी? क्या है राहुल के अमेठी छोड़ने की रियल स्टोरी? ये वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों के साथ साथ अमेठी की आवाम के दिलो दिमाग में भी उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण कह दिया है। किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। यहाँ और उनका त्याग है, 40 सालों का त्याग है। उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। अगर अमेठी से लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी होती। सवाल तो विरोधियों के मन में भी है, मगर इस सवाल का जवाब भी उनके पास तैयार है। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे। अमेठी से अपने लड़े, उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके ताऊ लड़े स्वर्गीय संजय गांधी। देखा क्या हो गया? तो जो अपने पार्टी के घर को नहीं संभाल सकते वो देश को संभालने की बात करते हैं। सवाल और जवाब तो कई हैं, मगर पिछले कुछ साल के चुनावी आंकड़े भी राहुल के अमेठी छोड़ने की बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल अमेठी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। 2022 में अमेठी की सभी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बढ़ता दबदबा भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल दूसरी बार हारे तो उनकी छवि के लिए बड़ा नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात कि अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट ज्यादा सुरक्षित है। वैसे कांग्रेस ने अमेठी से राहुल के बदले पार्टी के सिपह सालार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में जरूर उतार दिया है, जिन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बधाई देते हुए जनता से उनकी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि राहुल के बदले किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने पर बीजेपी तंज जरूर कस रही है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, मगर यह भी एक कड़वा सच है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ साल में काफी खराब हुई है। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के बदले दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस करते दिखे। जानकारों की माने तो इसे लेकर चुनाव के दौरान जनता में असंतोष का भाव दिखा और राहुल के अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेठी की जनता जो कि राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्या उसका जुड़ाव राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा से हो पाएगा? क्या जो जनता गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को खोज रही थी, राहुल गांधी को खोज रही थी, वो केएल शर्मा के साथ उसी तरह का सहयोग
कर पाएगी? कैमरामैन गिरीश और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अमेठी। और आइए अब आपको अमेठी का सियासी इतिहास भी जानना चाहिए, जो कि कांग्रेस के पक्ष में जाता है। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट 1967 से अस्तित्व में आई और इस सीट पर 16 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, जिनमें से 13 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। यानी कांग्रेस को डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा मार्क्स अब तक मिले हैं। मगर अमेठी की विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले 4 चुनाव में यहां कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों को भी आप गौर से देखिए और समझिए। 2007 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34 था और 2012 के चुनाव में यह 30% पर रह गया। 2007 में 34%, 2012 में 30%, 2017 में 25% और 2022 में अगर आप बात करेंगे तो ये 14% पर आकर खड़ा हो गया। यानी विधानसभा में जनता छिटकी है और इसका असर जाहिर बात है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं भांप रहे होंगे। तो अमेठी और रायबरेली से आज कांग्रेस ने सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म कर दिया। दोनों सीटों से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सियासी गलियारों में उठ रहे सवालों का जवाब भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह रह गया है कि आखिर प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। जरा देखिए ये रिपोर्ट। किसी को संचालन भी तो करना है। अमेठी रायबरेली में नामों के ऐलान के साथ ही तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अमेठी में सूने पड़े कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता झूम उठे। गांधी परिवार के स्वागत की तैयारी के लिए नेता और कार्यकर्ता आंखें बिछाए बैठे रहे। इस बीच गांधी परिवार का विमान अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंचा। एक विमान में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ थे, तो दूसरे विमान से प्रियंका गांधी अपने पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ विमान से उतरी। सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को गले लगाया। गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। 24 का घमासान, कांग्रेस की रणनीति क्या है? चुनाव में प्रियंका गांधी ने क्यों बनाई दूरी? पहले अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी, लेकिन राहुल की जगह गांधी परिवार के पुराने सिपह सालार केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया। जबकि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से दूरी बना ली। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पत्रकारों का प्रियंका गांधी से यही सबसे पहला सवाल था, तो प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने की वजह का खुलासा कर दिया। किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया? अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं और गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह प्रियंका गांधी ने सियासी गलियारों में उठे हर सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन अभी प्रियंका गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना बाकी था। प्रियंका गांधी की गाड़ी आगे बढ़ी तो अमेठी के कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता आंखें बिछाए गांधी परिवार का इंतजार कर रहे थे। अमेठी की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने एक बार फिर प्रियंका गांधी को सच का सामना करना पड़ा। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। बिल्कुल दोनों सीटें जीतेंगे। कोई अंतराल बता? दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। प्रियंका जी नहीं लड़ रही हैं, ये तो कमाल हो गया। मैं तो भी उम्मीद कर रहा था, तो लगता है उन्होंने भी ना कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी न घर संभाल सकती है, अपने टॉप नेता को कहां से लड़ाएगी ये तय नहीं कर सकती है, और चलिए मोदी जी को चैलेंज करना है। सूत्रों से खबर यह भी मिली कि इससे पहले कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अलग अलग इंटरनल सर्वे कराए। सर्वे की रिपोर्ट्स आई। इन सभी सर्वे में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के लिए रायबरेली सीट को सबसे सुरक्षित माना गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाकर ये संदेश दे दिया कि चाहे मोदी लहर ही क्यों ना हो, वो अपने इस किले को नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि एक बात और साफ हो गया कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ी, इस पर सस्पेंस इतने लंबे समय तक
क्यों बरकरार रखा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हारने का डर पार्टी को सता रहा था। यही नहीं, प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा गया, इसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी ने जो तर्क दिया है, हालांकि प्रियंका गांधी ने उसको कहीं ना कहीं सही ठहराया है कि अभी उनको पार्टी की ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। इस नामांकन के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें कहा है कि अमेठी रायबरेली से नामांकन मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था। उन्होंने लिखा कि मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही मेरे परिवार हैं और मुझे खुशी है कि 40 साल से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। तो ये उन्होंने लिखा है कि रायबरेली से नामांकन करना मेरे लिए भावुक पल है और मेरी मां ने मुझे बहुत ही भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नामांकन की, और इसके साथ राहुल गांधी का यह बयान कि उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली मेरे लिए कोई फर्क का विषय नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, मेरे लिए दोनों एक ही हैं, दोनों मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मुझे खुशी है कि 40 सालों से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अमेठी लोकसभा सीट पर कयासों का बाजार खत्म हो गया। न राहुल गांधी है, न प्रियंका गांधी है, यानी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी की लड़ाई में मैदान में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी के मैदान में कोई है तो वो है गांधी परिवार के पुराने सिपहसालार केएल शर्मा। तो क्या केएल शर्मा गांधी परिवार को उनकी विरासत लौटा पाएंगे? देखते हैं एक रिपोर्ट। किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो ऐसा लगता है कि उनके मन में भाव आया कि मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया। कहते हैं जंग बराबरी की हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है, चाहे वो सियासी जंग का मैदान ही क्यों ना हो, सियासी गलियारा हो या फिर अमेठी की जनता आस लगाए बैठी थी कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनावी मैदान में जरूर उतरेगा, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। अमेठी का चुनावी रण अब बिल्कुल बदल चुका है। अमेठी के चुनावी रण में गांधी परिवार का कोई सदस्य तो मैदान में नहीं उतरा, लेकिन परिवार के सबसे पुराने करीबी रहे केएल शर्मा को टिकट जरूर मिल गया। स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा, अमेठी का रण किसका पूरा होगा प्रण? अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की विरासत रही है और अब बीजेपी से इसे छीनने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने करीबी केएल शर्मा को दी है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार के सिपहसालार कांग्रेस का बेड़ा पार करवा पाएंगे? कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण कह दिया है, किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से यहाँ से हरा के दोबारा जो है भेज देंगे। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के ही सदस्य हैं, पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आएगा हमारा निशान हाथ का पंजा है, हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। अमेठी की जनता को तो पूरा भरोसा है कि चाहे गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में हो या ना हो, जीत गांधी परिवार से भेजे गए सिपहसालार की होगी। तो लंबे समय से कांग्रेस और उनके चुनावी मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया गढ़ वापस पाने की कितनी बड़ी चुनौती है, उनसे ही सुनिए। मैं कुछ नहीं, मैं तो जनता को देखूंगा, फैसला जनता ने करना है, ठीक है। हम अपनी मेहनत करेंगे, वो अपनी मेहनत करेगी, जनता जिसको नवाजेगी उसका वो है। जब मैनेजर को टिकट दिया गया तो मैनेजर की भाव-भंगिमाएं देखकर उनको जब बताया गया कि आपका टिकट घोषित हुआ है अमेठी से, तो वो जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो ऐसा लगता है कि उनके मन में भाव आया कि मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया। ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मजबूत चुनौती है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था, तो 24 के चुनाव में भी वो कोई चुनौती नहीं मानती। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। सियासी गलियारों में अगर किसी सबसे हॉट सीट की चर्चा होती रही है तो वो है कैसरगंज की सीट।
कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे को टिकट भी मिला और आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। ये कैसरगंज में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि चाहे वो चुनावी मैदान में हो या फिर न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कें जाम हो गईं, कई किलोमीटर तक गाड़ियां ऐसे ही रेंगती रही। बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह के नामांकन में भीड़ ऐसी उमड़ी कि देखने वाले देखते रह गए। नामांकन से पहले मां ने भी बेटे पर खूब प्यार लुटाया। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे बेटे की आरती उतारी, फिर शगुन वाला टीका लगाया, बुलडोजर से फूलों की बारिश हुई। नामांकन की जो तस्वीर सामने आई उसमें उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि नामांकन से पहले आयोजित सभा में वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आए थे। करण भूषण के नामांकन के समय उनके बड़े भाई बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सहित दूसरे लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने इस बार कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे को प्रत्याशी बनाया है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को, सारी जनता को, सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊंगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद। आरोपों के घेरे में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में हैं। फिलहाल यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला कोर्ट में है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी न कर दे, इसी चक्कर में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इलाके में उनका अपना रसूख है, हर धर्म जाति समुदाय में उनका अपना जनाधार भी, और इसलिए सियासी गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा शुरू हो गई। बात आला कमान तक पहुंची तो सियासी रणनीति तैयार हो गई। कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब जानिए कि 5वें चरण में यूपी की किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। इस बीच बीएसपी ने कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर सियासत में महाराज और राजा साहब के नाम से मशहूर दो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ये हैं गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, जिनका प्रदेश में सियासी रुतबा पुराना है, लेकिन नए समीकरणों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में उनकी राह आसान रहेगी या मुश्किल, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंधिया परिवार ने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। मध्य प्रदेश में इस बार राजा और महाराजा दोनों की साख दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर रखने वाले ये दोनों नेता इसलिए मध्य प्रदेश के साथ साथ अपने अपने इलाके में भी पसीना बहा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पुरानी सीट गुना से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है, तो पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। ज्योतिरादित्य ढोल बजा रहे हैं, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, तो बेटे भी जनता का दिल जीतने की हर कोशिश कर रहे हैं। बजे उठ के जाओगे, पूरा वोटिंग कराओगे, कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर राजघाट में फेंकोगे। मेरे साथ मुट्ठी बांधकर बोलो भारत माता की। अब आप समझिए गुना का गणित क्या कहता है। गुना सिंधिया परिवार का गढ़ है। 1957 से सीट पर सिंधिया परिवार का कब्जा रहा। राजमाता विजया राजे और माधवराव सिंधिया चुनाव जीतते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से 3 बार सांसद बने, लेकिन 2019 में ज्योतिरादित्य को पराजय का सामना करना पड़ा। बीजेपी के केपी यादव ने उन्हें चुनाव हराया था। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
जब कांग्रेस के टिकट पर लड़े ज्योतिरादित्य को केपी यादव ने हराया तो उन्हें बीजेपी में नायक जैसा सम्मान मिला, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। इस बार कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से ज्योतिरादित्य का मुकाबला है। पिछली बार यादव वोट बैंक रूठा था, इसलिए सिंधिया चुनाव हार गए थे। इसे देखते हुए उनके समर्थन में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। महाराजा के बाद बात राघवगढ़ के राजा जी की। एक दौर था जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की सियासत में तूती बोलती थी। पिछली बार भोपाल से चुनाव हारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से चुनाव मैदान में हैं। चुनावी मौसम में दिग्विजय सिंह मंदिर के दर्शन करते और साधुओं से आशीर्वाद लेते नजर आए। राजगढ़ में राजा साहब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह 30 साल बाद राजगढ़ लौटे हैं। राजगढ़ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं दिग्विजय सिंह। 1984 और 1991 में जीत, जबकि 1989 में हार मिली। दिग्विजय सिंह इलाके में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। ये आंकड़े दिग्विजय के समर्थन में नहीं दिखते। देश के गृह मंत्री आए थे खिच्ची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। अपने भाषण 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दिग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। फिलहाल राजा और महाराजा दोनों के लिए लड़ाई आसान नहीं है। दोनों नेता पसीना बहा रहे हैं। बाकी जनता को तय करना है कि वो अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद किसे भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं सियासी मौसम में दल बदल की। 2024 में चुनाव से पहले नेताओं ने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से अपना पाला बदल लिया, लेकिन इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या रही और दल बदल से किस दल को फायदा हुआ और किसको नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी मौसम में हृदय परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। नेताओं को जहां फायदा दिखता है, जहां सियासी भविष्य सुरक्षित नजर आता है, उस तरफ झुकाव भी राजनीतिक दांव पेंच का हिस्सा माना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी पाला बदलने का लंबा खेल चला और इस खेल में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी नजर आई। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हुआ। बीएसपी के लोकसभा में 10 सांसद थे। 6 सांसदों ने बीएसपी छोड़ दी, 2 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की, 2 सांसद सपा के साथ आ गए, 1 आरएलडी और 1 कांग्रेस में शामिल हो गया। चुनाव से पहले दल बदल के खेल में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रही। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के साथ साथ कई सांसदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हुई। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू भी भाजपाई हो गए। सेंध आम आदमी पार्टी में भी लगी, जहां जालंधर से आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कई निर्दलीय सांसदों ने भी बीजेपी का रुख कर लिया। इसमें सबसे अहम नाम है अमरावती से सांसद नवनीत राणा का, जो लगातार उद्धव ठाकरे पर मुखर रही हैं और चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने भी उनको अमरावती से उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या से सांसद रही सुमलता अंबरीश ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के अनुभवी सांसद मेहताब बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी छोड़ने वाले मेहताब अब कटक से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को किसी ने अलविदा नहीं कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर से मौजूदा सांसद अजय कुमार निषाद बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और बीजेपी से हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राहुल कासवा ने टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ने उनको चूरू से उम्मीदवार बना दिया। कर्नाटक में कोप्पल से बीजेपी सांसद संगन्ना कराड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल भी शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। फिलहाल दल बदल करने वाले इन नेताओं का फैसला कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला चुनाव के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।